नमस्ते। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही खास क्लास नोट्स हैं। हाँ, ये नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट 10 से हैं और इनमें सच में भारतीय लोक नृत्य, प्रमुख पुरस्कार, बौद्ध मठ मतलब हर जरूरी टॉपिक कवर किया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं, बल्कि इनको एक-एक करके समझना है, ताकि ये आसानी से याद हो जाए। सही कहा। ये नोट्स परीक्षा के लिए एकदम सटीक हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए एक एक बिंदु को उसी क्रम में समझते हैं जिस क्रम में ये दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों से राज्य के अनुसार। सबसे पहले सिक्किम। हाँ, सिक्किम। यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं छूफाट, सिकमारी, स्नो लायन, खुखुरी, भूटिया और साक्शन। इसके बाद हरियाणा का जिक्र है। हाँ, हरियाणा। हरियाणा के लोक नृत्य हैं गुग्गा, लूर, धमार और खोरिया। और उत्तराखंड से? उत्तराखंड में दो बहुत प्रमुख हैं, छोलिया और चांचरी। ठीक है। और पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में ब्रिता और गंभीरा। देखिए, इस पॉइंट को एग्जाम में याद रखने का एक अच्छा तरीका है, हर राज्य के नृत्यों की एक लिस्ट बनाकर उसे मैप पर मार्क कर लें। एक विजुअल मेमोरी बन जाती है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अब कुछ और राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों पर नजर डालते हैं। हाँ, अब उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा से शुरू करते हैं। यहाँ होजागिरी और संग्राई बहुत प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में? नागालैंड में कुकी, मोरसे, तितली और जेलियांग लोक नृत्य। मिजोरम के बारे में? मिजोरम के प्रमुख नृत्य हैं चिराओ, खुल्लम, चालम और खांटम। चिराओ को बैम्बू डांस भी कहते हैं। अच्छा। और मणिपुर? मणिपुर में थांगटा, लाई हरोबा और पुंग चोलोलोम। थांगटा एक तरह का मार्शल आर्ट डांस है। वाह। अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं तापू, पोपिर, पासी और वांछो। और मेघालय के? मेघालय में लाहो, नोंक्रम, वांगाला, बेहदीखलम और शाद शुक प्रमुख हैं। हाँ। आखिर में असम। असम का बिहू तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिहू के अलावा जुमुरा, बगरूम्बा, खेल गोपाल, अंकिया नाट, कली गोपाल और होब जानाई भी हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों के नृत्यों को एक साथ ग्रुप बनाकर याद करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। संस्कृति के बाद अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों की। बिल्कुल। सबसे पहले है एमजी संगीत पुरस्कार। ये पुरस्कार नागालैंड राज्य हर साल देता है। और तमिलनाडु सरकार कौन से पुरस्कार देती है? तमिलनाडु द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं कलई मामोनी और पुन्नो पोहारा। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ तो काफी सम्मान दिए जाते हैं, है ना? जी हाँ, मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत आगे हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण सम्मान शामिल हैं, जैसे कुमार गंधर्व सम्मान जो 1992 में शुरू हुआ। कालिदास सम्मान भी तो यहीं का है। बिल्कुल। कालिदास सम्मान जो 1980 में शुरू हुआ था। फिर तानसेन संगीत समारोह, इकबाल पुरस्कार, नदी पुरस्कार, ये सब मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। और ये देवदास स्मृति? हाँ, वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अभिनंदना सरोजा को। अच्छा, और उन्हें पद्म भूषण भी मिला है। हाँ, उन्हें भरतनाट्यम के लिए 2013 में पद्म भूषण भी मिला था। इन पुरस्कारों को याद रखने के लिए हर पुरस्कार को उसके राज्य और क्षेत्र के साथ जोड़कर एक टेबल बना लेना चाहिए। अगला विषय है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। हाँ, तो सबसे पहले फोडोंग मठ, ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में और भी मठ है? हाँ, सिक्किम के अन्य मठ है रुमटेक और लिंगडम। लद्दाख के मठ तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। लद्दाख के मठ में हेमिस और थिक्से बहुत प्रसिद्ध हैं। और तवांग मठ, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। एकदम सही। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत में भी कोई मठ है? हाँ, बाइला कुप्पे, जिसे नामरोलिंग मठ भी कहते हैं, ये कर्नाटक में स्थित है। घूम मठ? ये पश्चिम बंगाल में है। की मठ और ताबो मठ? ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। की मठ और ताबो मठ दोनों ही। बीर मठ और अलची गोम्पा? बीर मठ महाराष्ट्र में है और अलची गोम्पा जम्मू और कश्मीर में। इन मठों को याद रखने के लिए हर मठ को उसके राज्य के साथ मैप पर लोकेट करके याद करें। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर ढाका में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। शुरू में कितने सदस्य थे इसमें? शुरू में मतलब मूल रूप से इसमें 4 सदस्य थे। और अब कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? इसके सदस्यों को 2 ग्रुप में देख सकते हैं। दक्षिण एशिया से हैं,
बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। और दक्षिण पूर्व एशिया से? मां से हैं म्यांमार और थाईलैंड। एक जरूरी बात, मालदीव इसका सदस्य नहीं है। अच्छा, मालदीव नहीं है। नेपाल और भूटान कब शामिल हुए? नेपाल और भूटान इसमें वर्ष 2004 में शामिल हुए। इस पॉइंट को याद रखने के लिए सदस्य देशों के नाम याद रखें और ये जरूर याद रखें कि कौन सा पड़ोसी देश इसका सदस्य नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर बात करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को इसका प्रस्ताव पारित किया था। और पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसका विषय था सद्भाव और शांति के लिए योग। और 2025 की थीम? 2025 की थीम है पृथ्वी और स्वास्थ्य के लिए योग। और हाँ, ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। नोट्स में कुछ और भी दिवस दिए गए हैं। हाँ, जैसे 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय वर्षावन दिवस। ये 22 तारीख वाले दिवस काफी हैं। हाँ, ये एक पैटर्न बनाते हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस। इन सबको एक साथ लिखकर याद करना आसान रहता है। अब खेल की दुनिया में चलते हैं और फुटबॉल के मैदान और नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है। और 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी? वो होती है 7.32 मीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट। और मैदान की लंबाई चौड़ाई? मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। मैच का समय तो 90 मिनट होता है ना? हाँ, 90 मिनट का, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और ब्रेक 15 मिनट का होता है। और अतिरिक्त समय? एक्सटेंडेड टाइम 30 मिनट का होता है। इससे जुड़े संगठन कौन से हैं? एक तो है फीफा, जिसकी स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी और मुख्यालय ज्यूरिख में है। और भारत का? भारत का है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना 1937 में हुई और भारत 1948 में फीफा में शामिल हुआ। इन आंकड़ों को याद रखने के लिए मैदान के माप और समय को एक जगह नोट कर लेना चाहिए। अब कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनकी आत्मकथाओं के नाम जानते हैं। ठीक है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ है माइक टाइसन की, द सोल ऑफ बटरफ्लाई मोहम्मद अली की, केविन पीटरसन और मैथ्यू हेडन की कौन सी हैं? क्रॉसिंग द बाउंड्री केविन पीटरसन की है और स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की। क्रिस गेल की 6 मशीन तो बहुत फेमस है। हाँ, फिर है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकम की, नो स्पिन शेन वॉन की, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की। झूलन गोस्वामी की किताब का नाम यहाँ स्पष्ट नहीं है ना, वो क्लियर नहीं है। खैर, एट द क्लोज ऑफ प्ले है रिकी पॉन्टिंग की, मोमेंट्स रोनाल्डो की और हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स की। इन सबको याद रखने के लिए खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा के नाम के फ्लैश कार्ड्स बनाकर रिवीजन करना अच्छा रहता है। चलिए, अब भारतीय राजनीति की ओर बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जुड़े अनुच्छेदों को समझते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें भी अलग अलग क्लॉज हैं। हाँ, अनुच्छेद 75A कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। 75B कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 75(3? बिल्कुल, अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 74, 76, 78 और 77? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी से संबंधित है। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं और 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इन अनुच्छेदों को याद करने के लिए हर अनुच्छेद के कीवर्ड को याद रखें, जैसे 75(3) के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो पहला तथ्य, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता, अपॉइंटेड किया जाता है। दूसरा तथ्य? दूसरा, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये अनुच्छेद 75(3) के अनुसार है। और तीसरा? तीसरा, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, प्रधानमंत्री के नहीं। ये अनुच्छेद 75(2) के अनुसार है। इन तीनों बातों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। अब भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थीं। और पीवी नरसिम्हा राव
वे जब प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में तो कहा जाता है कि वे कभी संसद ही नहीं गए। हाँ, ये सच है। और एक और मजेदार तथ्य, प्रयागराज में जन्मे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर। पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। यूएसए जाने वाले पहले पीएम थे नेहरू जी 1949 में। सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग पीएम? सबसे युवा पीएम राजीव गांधी और सबसे बुजुर्ग मोरारजी देसाई। और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्ति के अनुसार देखें तो 9वें पीएम हैं। इन तथ्यों को याद रखने के लिए हर प्रधानमंत्री से जुड़ी कोई एक विशेष जानकारी को हाईलाइट करके याद करें। अब आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर की गई कुछ प्रसिद्ध टिप्पणियां। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लोकमान्य तिलक ने कहा छुट्टियों का मनोरंजन, और लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। डफरिन ने भी तो कुछ कहा था। हाँ, वायसराय डफरिन ने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। और एक और टिप्पणी थी, एक भीख मांगने वाली संस्था। इन टिप्पणियों को याद करते समय ये समझें कि किसने सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी की है। अब विशेष रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति पर्व 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया। उन्हें कई उपाधियां भी मिली थी। जी, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह। शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। उनके समाचार पत्र भी बहुत प्रभावशाली थे। हाँ, 1881 में उन्होंने 2 पत्र शुरू किए, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। और उनकी किताबें आर्कटिक होमो वेदास और गीता रहस्य, जो उन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। उन्होंने कुछ संगठनों की स्थापना भी की थी। हाँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में 1884 में, होम रूल लीग बेलगांव में अप्रैल 1916 में, और उन्होंने लाठी क्लब की भी स्थापना की थी। उनकी मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। तिलक जी के जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर याद करना आसान रहता है। अगला विषय है भारत के प्रमुख किसान सभा और आंदोलन। हाँ, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जो 1936 में बनी, इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे NG रंगा। भारतीय कम्युनिस्ट की किसान शाखा। इसकी स्थापना 26 दिसंबर को कानपुर में हुई और महासचिव थे SV घाटे। और अवध किसान सभा? ये 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। इन संगठनों का नाम, स्थापना वर्ष और प्रमुख नेताओं के नाम एक साथ याद करने चाहिए। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, इसका सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसका कारण था बंगाल विभाजन, जो वायसराय कर्जन के समय हुआ। इसकी तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, घोषणा हुई 19-20 जुलाई 1905 को, विरोध शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से, और विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो थे ही, दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा, और पंजाब में लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन की तारीखों को क्रम में याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम भूगोल की तरफ बढ़ते हैं और भारत में वनों के प्रकार और उनके क्षेत्रों को देखते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान में मिलते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री क्षेत्र में मिलते हैं। कुछ और उदाहरण? हाँ, जैसे साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय वन है, हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष वन, और सुंदरबन में कच्छ वनस्पति। हर प्रकार के वन को उसके एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़कर याद करना चाहिए। वनों की बात चल रही है तो अब विशेष रूप से भारत के प्रमुख मैंग्रोव स्थलों पर ध्यान देते हैं। हाँ, कोरिगा है आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, और विक्रोली महाराष्ट्र में। मैंग्रोव वनों से जुड़े कुछ और तथ्य? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, और मैंग्रोव वन में जो खास प्रजाति पाई जाती है वो है राइजोफोरा। और हाल में किन राज्यों में मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है? मैंग्रोव वनों में वृद्धि वाले राज्य हैं, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र। सबसे बड़े मैंग्रोव वन और वृद्धि करने वाले राज्यों के नाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
अब भारत की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के मुख्य आंकड़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये 18वीं वन रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी और ये हर 2 साल में आती है। रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े क्या हैं? कुल वनावरण है 21.71%। कुल वृक्षावरण है 3.41%। मतलब कुल मिलाकर? कुल क्षेत्रफल वन और वृक्ष मिलाकर 25.17% है। और इसमें वृद्धि हुई है? हाँ, 2021 से 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किन राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? वन और वृक्षावरण में वृद्धि वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन अगर सिर्फ वनावरण में वृद्धि देखें तो वो मिजोरम में हुई है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ है? क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप, जहां 91.33% वन है। और आज का हमारा आखिरी विषय है भारत की मिट्टी, जलोढ़ मृदा। हाँ, एलुवियल सॉइल। ये सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें कौन सी फसलें होती हैं? प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, और ये भारत के सबसे ज्यादा हिस्से लगभग 43% पर पाई जाती है। इसके 2 प्रकार भी हैं, बांगर और खादर। सही। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है। और अधिकता किसकी होती है? इसमें पोटाश की अधिकता होती है और चूना की भी अधिकता होती है। इस मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, इसे एक टेबल में बनाकर याद करना सबसे अच्छा है। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए कई विषयों पर नजर डाली, लोक नृत्य से लेकर संविधान, भूगोल और आधुनिक इतिहास तक। ये दिखाता है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी में कितने विविध विषयों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अलग अलग तथ्य मिलकर भारत की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। एक लोक नृत्य का उस क्षेत्र के भूगोल से क्या संबंध हो सकता है, या एक ऐतिहासिक आंदोलन का आज की राजनीति पर क्या असर दिखता है। इन कनेक्शनों को खोजना ही असली समझ है। तथ्यों को रटने के साथ साथ उनके बीच के संबंधों पर भी विचार करना चाहिए।